हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम एकेडमी। आज हम अपनी एनआईओएस लर्निंग सीरीज कोर्स 503 का चैप्टर 8 करने वाले हैं, जो कि है भाषा की कक्षा में शिक्षण योजना। मीन्स कि जो हम लेसन प्लानिंग करते हैं, यूनिट प्लानिंग करते हैं, तो उसका यूज़ क्या है। ठीक है, तो देखो, अगर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, क्योंकि बेसिकली इसमें आपको यही बताया हुआ है कि टीएलएम की यूज़ क्या है और हम किन किन सिचुएशंस में टीएलएम यूज़ कर सकते हैं। सेकंड चीज़ कि इस वाले चैप्टर में ना आपको एग्जाम्पल ज़्यादा दिए हुए हैं। मीन्स कि पूरे पूरे एक एग्जाम्पल दे रखा है कि जैसे अलग अलग गाँवों से टीचर्स वहाँ पे पढ़ा रहे हैं। एक लेडी टीचर है, एक मेल टीचर है, वो पढ़ा रहे हैं और वो किस किस तरीके से चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। मीन्स किस तरीके से लेसन प्लानिंग कर रहे हैं, डे 1, डे 2, डे 3, और एक चैप्टर को अप्रोक्स 5 दिनों तक कैसे पढ़ा रहे हैं। तो अगर DSSB के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ऐसा सच एज ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता फैक्ट वाला। जैसे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, फैक्ट वाला, वो यहाँ से नहीं निकलता। बस यस यहाँ से अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन बहुत आराम से बन सकता है। अंडरस्टैंडिंग मीन्स की जैसे लेसन प्लानिंग के यूजेस क्या है, तो आप आराम से उसको क्लियर कर जाओगे। मीन्स अगर आपको पता है कि लेसन प्लानिंग क्या होती है, तो आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो ऑब्वियसली आप उसको कर ही दोगे। ठीक है, बाकी आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी जब भी अब हम चैप्टर करेंगे, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। क्योंकि जो इसमें सिर्फ हर एक बच्चों के लिए सेम ही चैप्टर रहेगा, ये ज़्यादा यूज़फुल नहीं है DSSB के लिए। इसमें जो थ्योरी है लेसन प्लानिंग की, बस वही है, बट हमें करना है तो वो हम करते हैं। ठीक है, तो चैप्टर 8 है भाषा की कक्षा में शिक्षण योजना। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि हमको लेसन प्लानिंग की ज़रूरत क्या होती है, लेसन प्लानिंग क्या है, उसके घटक क्या होते हैं, कि क्या पढ़ाना है, किसको पढ़ाना है, जो पढ़ाया गया उसकी जांच, और हम कैसे पढ़ाएंगे या सिखाएंगे, और कितनी योजना बनानी है। ठीक है, फिर हमें कुछ उदाहरण दे रखे हैं, तुलिका की कक्षा के, सतपुरा के घने जंगल के, वर्ण सिखाना, राधा की कक्षा, और कक्षा में कहानी का उपयोग करने का। ठीक है, फिर इसके बाद पोस्टर एवं विज्ञापन। तो पोस्टर एवं विज्ञापन हमारी किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं लेसन प्लानिंग में। फिर लास्ट में है कि पाठ्य योजना कैसे बनाएं, और फिर उसकी समरी है। तो आप लोगों को ये पढ़ के ही जो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, जो स्ट्रक्चर है इस चैप्टर का, समझ में आ रहा होगा कि हाँ भाई ये चैप्टर आसान है। मीन्स इतना ज़्यादा नहीं है कि हमें दिमाग में बिल्कुल थोड़ा सा पिंच करना पड़ेगा कि हमें ये फैक्ट याद रखना है या ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। जैसे ब्रॉड फोरर के स्ट्रक्चर की तरह, आइडियल मॉडल की तरह, सूर्य मॉडल की तरह थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। थॉरिटिकल बेस्ड क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, तो 8 चैप्टर है, इसमें हम स्टार्ट करते हैं। देखो, इस चैप्टर में ये जो पूरा पैराग्राफ है, मैं इसको समरी में बता देती हूँ ये क्या कहता है। ये पैराग्राफ बेसिकली आपको कह रहा है कि जब हम क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो बहुत तरीके के बच्चे आते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से करते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बैरियर के साथ आते हैं, अलग अलग लैंग्वेज सीख करके आते हैं। कुछ टैलेंटेड होते हैं, कुछ वो स्लो लर्नर्स होते हैं। तो हमें ना उनको मैनेज करना होता है एक ही दिन में, एक ही टाइम पे। ठीक है, इतनी सारी डाइवर्सिटी जो है हमारी क्लास में, उनको हमको एक टाइम पे एक साथ ही मैनेज करना है। तो एक टाइम पे मैनेज करने के लिए ना हमें प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम सडनली एकदम से नहीं रिस्पॉन्स कर सकते कि हाँ ऐसा होगा वैसा होगा, या हम ऐसे एकदम से कर दें। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, हमें पता है कि इस सिचुएशन में बच्चा ऐसे ही रिस्पॉन्स करने वाला है या बच्चा ऐसे ही करेगा। तो उन सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले से प्लान बना करके चलते हैं, और ये एक व्यवस्थित पाठ्यचर्या होता है। तो अब यही है कि हमारा काम है कि हम कुछ प्रक्रियाओं का निर्माण करें और बताएं कि बच्चे को किस तरीके से हम उसको डेली लाइफ में रिलेट कर सकते हैं। तो जो बच्चे का पोटेंशियल है ना, उसको बाहर निकालने के लिए और अच्छे से करवाने के लिए हमको लेसन प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। हाँ भाई, हमें बच्चे को पढ़ाना पड़ता है कि हम कैसे पढ़ाएंगे कैसे पढ़ाएंगे। तो इससे क्या होगा, टाइम मैनेजमेंट हो जाता है, और हमारा जो स्ट्रक्चर है ना, एक उसमें हमको काम करना होता है। तो हमें पता है कि हमें एक दिन में कितना कराना है, क्या कराना है। अदरवाइज अगर ये हमारी चीज़ फिक्स ही नहीं होगी, तो या तो हम किसी एक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा टाइम ले लेंगे, और हो सकता है किसी एक्टिविटी को उतना टाइम ही ना दे पाए जितना वो डिजर्व करती है। तो ये इस वजह से क्या होती है, हमें लेसन प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। अब नेक्स्ट हमारा यही है कि अब इसके बाद हम क्या करेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया कि हमारी योजना की ज़रूरत क्या है। तो देखो, ये कक्षा में किसी योजना की क्या ज़रूरत है। ये आम बात है कि कई बार अच्छे से अच्छे अध्यापक भी लिख पढ़कर कोई व्यवस्थित योजना लेकर कक्षा में नहीं आते, लेकिन उनकी विषय पर गहरी पकड़ होती है। तो उसके अनुसार वो बहुत संवेदनशील होते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको पता है कि बच्चे को कब कहाँ कैसे कराना है। तो ये अवचेतन मन में ही उनकी निश्चय कोई ना कोई योजना होती है, और बच्चे के व्यवहार के अनुसार वे समय समय पर उसे बदलते रहते हैं। और हो सकता है कि भाई कोई बच्चा टीचर की नई नई नौकरी लगी है, वो उतना ज़्यादा यूज टू नहीं है स्कूल के एनवायरनमेंट से कि बच्चे को कैसे कराना है क्या कराना है। तो वो क्या कर सकता है, वो लेसन प्लान बना सकता है, बच्चों की एज के अकॉर्डिंग, बच्चों की क्लास के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें बन के लेसन प्लान बना सकता है। तो क्या होगा, इसलिए हमको विषय की पकड़ व बच्चों के प्रति संवेदनशीलता के साथ साथ पढ़ने पढ़ाने की भी एक योजना बनानी चाहिए। ठीक है,
घरेलू वातावरण में बच्चे के जुड़ाव के स्तर और उसके मौकों की मात्रा को ध्यान में रखते हुए हमने देखा कि घर में सीखने के मौके चाहे वयस्क द्वारा दिए गए हो या दूसरे अनुभवों द्वारा का अनुपात स्कूल में मिलने वाले मौकों से ज़्यादा होता है। तो देखो ऑब्वियसली घर में बच्चों को ज़्यादा सीखने का मौका मिलेगा, क्योंकि घर पे तो बच्चा ज़्यादा टाइम रहता है ना। स्कूल में वो 6 से 7 घंटे रहता है, बट बाकी के जो 17-16 घंटे उसको बच्चे को घर में बिताने हैं, तो घर में ऑब्वियसली ज़्यादा मौके मिलेंगे। बट स्कूल में हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है और बच्चे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। एक घर में बच्चे 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, बट एक क्लास में 30 बच्चे होते हैं, 35 बच्चे होते हैं। तो उस टाइम पे ना, उस जो इतना भी टाइम है हमारे पास 5 से 6 घंटे, तो हमको उसको यूटिलाइज करना होता है कि उस कम से कम टाइम में हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मौके कैसे दें, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे से एक्टिविटीज़ कराएं, कैसे उनका सोशल डेवलपमेंट ज़्यादा करें, अभिव्यक्ति की आज़ादी दें, ज़्यादा से ज़्यादा मौके दें। तो उस टाइम को इफेक्टिव बनाने के लिए, अपने लेसन प्लान को और अच्छा क्रिएट करने के लिए हमको प्लानिंग की ज़रूरत होती है। इसलिए हम चीज़ें प्लान करते हैं, क्योंकि घर में तो 3 से 4 बच्चे होते हैं, 2-3 बच्चे होते हैं तो मैनेज हो जाएगा, बट स्कूल में हमें डाइवर्सिटी फेस करनी पड़ती है, हर तरीके के बच्चों को साथ में लेके चलना पड़ता है। जितना टाइम है हमें उसमें मैनेज करना पड़ता है, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ करानी पड़ती हैं, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट कवर कराने पड़ते हैं, सिलेबस देखना पड़ता है, करिकुलर एक्टिविटीज़ देखनी पड़ती हैं, डेली बेसिस के जो काम होते हैं वो देखने पड़ते हैं। तो इन सबको अच्छे से करने के लिए क्या ज़रूरी है, इसलिए हमारी योजना ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए योजना होती है। अब देखो, अभी क्या है, पाठ शिक्षण योजना क्या है। अब इन्होंने ना एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैं पढ़ा देती हूँ, क्योंकि क्या पता अगर इसमें से क्वेश्चन आ जाए तो आप कर दो, वैसे चांसेस कम है। महिमा को राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र कोतड़ा के स्कूल में कक्षा 5 को हिंदी पढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया। कक्षा में 25 बच्चे थे। उसने एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक के पाठ 16 जापान को पढ़ाने की योजना बनाई। ये पाठ जापान की संस्कृति व त्योहारों के बारे में था। उसने पढ़ना शुरू किया। जब वह पढ़ रही थी तब बच्चों ने अपनी उंगली पाठ पर रखी हुई थी। ज़्यादातर बच्चों को पता ही नहीं था तब वह वो कहाँ पढ़ रही है। 2 पैराग्राफ पढ़ने के बाद वह रुकी और बच्चों को जापान देश के बारे में बताना शुरू किया। बच्चे बिना किसी भाव के उसका मुंह ताक रहे थे। थोड़ा परिचय देकर उसने वापस पढ़ना शुरू करा। बाकी सारे समय उसने यही किया। पूरे क्लास में वह अपनी कुर्सी पर बैठी रही। पीछे बच्चे बैठे उसी पाठ में दिए फूलदान का चित्र बना रहे थे, कुछ गुड़िया बना रहे थे। पूरा पाठ करने के बाद उसने कठिन शब्दों को अर्थ को बोर्ड पर लिख दिए। बच्चे बिना कुछ पूछे उसकी नकल उतारने लगे। कक्षा छोड़ने से पहले महिमा ने कहा कि वह परसों पाठ का टेस्ट लेगी और सब सारे बच्चों को कठिन शब्दों और उनका अर्थ याद करना है। ठीक है, तो अब ये हमको एग्जाम्पल दिया। ठीक है, तो अब ये क्या है, अब इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ये आपकी ये क्वेश्चन मैं नहीं बताती, बट ये इसलिए करवा लूँ कि जो हमने क्लास में महिमा की पढ़ी तो उसमें हम 10 में से कितने अंक देंगे, कि बच्चों की सक्रिय भागीदारी देखो कितनी थी, ना के बराबर थी। बाल केंद्रित शिक्षा भी नहीं थी, पाठ को संदर्भ से भी नहीं जोड़ा, शिक्षक की तैयारी, शिक्षक की समझ, बच्चों को खुद पढ़कर समझने के मौके नहीं मिले। तो वो यही कह रहा है कि जब हम क्लास में जाते हैं तो ऐसा ना हो कि हम बच्चों को कुछ मौका ही ना दें, हम सब कुछ अपनी बारी में अपने से करना चाहें और सोचे कि बच्चा हमारे तरीके से समझ ले। देखो जापान के बारे में जो टीचर ने या महिमा ने बताया होगा वो उसकी खुद की अंडरस्टैंडिंग थी, उसको जापान के बारे में कितना पता है या उसने किताब से पढ़ के बताया। बट महिमा ने ये जानने की कोशिश ही नहीं करी कि बच्चों को कुछ पता है संस्कृति के बारे में, या जापान क्या है, जापान की संस्कृति कैसी है, या बच्चों का लेवल क्या है, मिनिमम लर्निंग लेवल क्या है वहाँ तक जानने का, उसने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं, है ना। तो ये सारी चीज़ें ना हो और ये सारी चीज़ें हम इंक्लूड करें कि बच्चों का पार्टिसिपेशन हो, सारी चीज़ें हों, इसलिए हमको पाठ योजना बनानी पड़ती है। और पाठ योजना ये होती है कि पाठ से रिलेटेड उसमें सारी चीज़ें होती हैं। तो पाठ शिक्षक योजना के घटक क्या होते हैं कि पाठ में हम क्या पढ़ाएंगे, हमको किसको पढ़ाना है और हम कैसे पढ़ाएंगे। ठीक है, और पढ़ने में मदद के लिए हमें क्या सामग्री चाहिए, हम कैसे जानेंगे कि जो हमने पढ़ाया वो बच्चे समझ गए, और अगर योजना सुधार काम नहीं होता तो हम क्या तैयारी करेंगे। इन 6 पॉइंट्स को अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है कि क्या पढ़ाना है और सिखाना है। तो ऑब्वियसली देखो इसके लिए क्या है, हमें पाठ दिया होता है, तो हमें बस ये डिसाइड करना होता है कि हमें कौन सा पाठ बच्चों को पढ़ाना है या बच्चों को क्या चीज़ सिखानी है। तो क्या क्या पाठ के अंदर है वो हमने बच्चों को पढ़ाना होता है। किसको पढ़ाना है या सिखाना है, तो हमें बच्चों को पढ़ाना है। बट पढ़ाने से पहले हमें ये दिमाग में चीज़ें रखनी चाहिए कि बच्चों का लर्निंग का स्तर क्या है, बच्चों की रुचि क्या है, बच्चों की आयु क्या है ना, बच्चों की उम्र क्या है, बच्चों की संख्या क्या है। इसके लिए हमको दिमाग में रखना चाहिए कि हमें किसे सिखाना है और उसके अकॉर्डिंग हमको हमारी योजना बनानी चाहिए। फिर जो पढ़ाया गया उसकी जांच करना, मीन्स जो आप पढ़ा रहे हो बच्चों को आ भी रहा है या नहीं आ रहा, तो इसके लिए आपको बीच बीच में क्वेश्चन करना है। ठीक है, किसी भी चीज़ का इवैल्यूएशन करने का, क्विक इवैल्यूएशन करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है क्वेश्चन पुट करना। क्वेश्चन अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पुट करोगे, बीडीए फॉलो करते हैं बेसिकली इसमें, बीडीए बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर, मीन्स पहले क्वेश्चन पूछना, दौरान, ड्यूरिंग में आंसर करना और आफ्टर उसके बाद क्वेश्चन पूछना।
तो इस तरीके से उसकी जांच हो सकती है। कैसे पढ़ाएंगे और सिखाएंगे, तो ये टोटल आपके ऊपर होता है कि आप 5 और 10 के ग्रुप बना करके उनको पढ़ाओ, या आप डिस्कशन मेथड करवाओ, या आप ग्रुप में जो चक्कर लगाते हैं टीचर पढ़ते समय वो करो। तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसे पढ़ाओगे। ये हमको लेसन प्लान में बनाना होता है कि हम किस तरीके से बनाएंगे, किन किन तरीकों का यूज़ करेंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा कितनी योजना बनानी है। ठीक है। आपको पता है कि देखो, एक तो डेली डायरी होती है टीचर की, जो टीचर को डेली लिखनी होती है। एक लेसन प्लानिंग होती है जो रोज करनी होती है। एक यूनिट प्लान होता है जिसको यूनिट प्लान करते हैं। और ये जो डायरी है वो वीकली भी हो सकती है, 15 दिनों की भी हो सकती है, महीनों की भी हो सकती है। तो ये हमारे ऊपर होता है कि कितनी योजना बनानी है। ठीक है, कि कैसे सिखाना है बच्चों को, क्योंकि एक क्लास नहीं होती टीचर के पास। जैसे टीजीटी पीजीटी है तो बहुत क्लासेस होंगी, प्राइमरी में एक क्लास है तो उसमें सब्जेक्ट भी बहुत तरीके के होते हैं ना, बहुत तरीके के सब्जेक्ट्स को हमें कवर करना होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा तुलिका की कक्षा। मीन्स आपको ना एग्जाम्पल दिए हुए हैं। एक तो इन्होंने जो टीचर प्लानिंग करी हुई है टीचर ने, उसके अकॉर्डिंग आपको मॉडल शिक्षण योजना दिए हुए हैं। ठीक है। तो तुलिका की कक्षा है, कक्षा 2 के बच्चों को पढ़ाती है। वो बिहार के ग्रामीण इलाके के कल्याणपुर स्कूल में प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाती है। ठीक है। वहाँ एक और गांव है, दूसरी ओर जंगल है, मतलब एक तरफ गांव दूसरी ओर जंगल। कृषि वहाँ आजीविका का प्रमुख साधन है। कुछ बच्चों के अभिभावक शहर में मजदूरी, सुथारी, रिक्शा चलाना, सब्जी बेचना आदि काम करते हैं और सप्ताह में एक बार घर आते हैं। कक्षा में बच्चे अनेक काम जैसे भाई बहन की देखभाल, खाना पकाना, माँ की खेती में मदद करना आदि करते हैं। आधे बच्चों के अभिभावक कभी स्कूल नहीं गए और बाकी केवल 5 या 8 तक ही पढ़े हैं। ज़्यादातर घरों में कोई पत्रिका, किताबें या अखबार नहीं मिलता। तुलिका कक्षा 2 के 30 बच्चों को हिंदी पढ़ाती है। बच्चे घर में भोजपुरी बोलते हैं और स्कूल में हिंदी सीखते हैं। पाठ्य पुस्तकों में कहानियाँ होती हैं और बच्चे बच्चे वर्णों की पहचान, कुछ आसान शब्दों को पढ़वा लिख पाते हैं। हालांकि वे वाक्यों को पढ़वा समझ नहीं पाते। उसे बिहार की हिंदी पाठ्य पुस्तक का 10वां पाठ सच्चा मित्र पढ़ाना है। तुलिका जानती है कि उसे बच्चों से हिंदी के साथ भोजपुरी में बात करनी है तथा बच्चों द्वारा अपनी भाषा में बोलने पर उन्हें डांटना या मना नहीं करना है। ठीक है। कोई भी लैंग्वेज बच्चा बोलना चाह रहा है तो उसको बोलने देना है, कोई दिक्कत नहीं है। वह मानती है कि बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं, इसलिए वह उन्हें समूह में काम भी करवा सकती है। साथ ही बच्चों को अर्थपूर्ण संदर्भ के साथ कक्षा में पढ़ने, लिखने, बोलने और सुनने के मौके देने की जरूरत है। सच्चा मित्र कहानी 2 दोस्तों की है जिन्हें घर लौटते समय भालू मिलता है। वह जानती है कि बच्चे काफ़ी जानवरों के बारे में पहले से जानते हैं, इसलिए उसने पूछताछ से पाठ शुरू करा। कक्षा में दाखिल होने से पहले उसने 2-3 बार वह पाठ पढ़ा। उसे वह पाठ एक सप्ताह में पूरा करना था और उसके पास रोज 35 मिनट का एक पीरियड था। उसने अपने उद्देश्य इस प्रकार रखे: चित्र बनाने के मौके देना, आपस में टीचर से बात करने के मौके देना, चित्र पर चर्चा के मौके देना, समझ के साथ पढ़ने के मौके देना, जानवरों के नामों के लिखित रूप को समझने में बच्चों की मदद करना, बच्चों को कहानी के अंत का अनुमान लगाने के मौके देना, अपने आसपास और जंगली जानवरों के बारे में बात करना। तो पहले दिन तो देखो उसने यही करा, आसपास जो थे बच्चों जानवरों के नाम पूछे, बोर्ड पर लिखवाए, पसंदीदा जानवरों का चित्र बनाओ, उस पर गोला करो। दूसरे दिन क्या करा, अनुमान लगाने का कौशल, लाई प्रक्रिया, प्रक्रिया में पूछा कि क्या अनुमान क्या हो सकता है क्या नहीं। फिर तीसरे दिन जो क्या अंत हो सकता है, कहानी पूरी करो। कहानी को बीच में ही छोड़ दिया टीचर ने और बाकी बोला अगले दिन पूरे करेंगे, तो बोला कि कहानी पूरी करो। फिर चौथा दिन उस भाग को पढ़ना, कठिन शब्दों को करना। पांचवा दिन अभ्यास करवाना, छठा दिन पीछे के अभ्यास करवाना। ठीक है। तो इस तरीके से ये इसने जैसे पहले दूसरे तीसरे दिन करा हुआ है ना, उसको डिटेल में दिया हुआ है, पहले दिन दूसरे दिन तीसरे दिन ऐसे करा। ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल था तुलिका की कक्षा का। ठीक है। अब नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और है सतपुड़ा के घने जंगलों का। सतपुड़ा के घने जंगल। अब देखते हैं हिना ने एक कविता के लिए क्या शिक्षण योजना बनाई। ठीक है। अभी जो हमने तुलिका की पढ़ी थी वो कहानी के लिए थी शिक्षण योजना। अब हम देखते हैं कि इसने पोएम के लिए कैसे बनाया है। हिना मंगोलपुरी के स्कूल में कक्षा 5 के बच्चों को हिंदी पढ़ाती है, जो भोपाल शहर की सीमा से सटा भीड़ वाला इलाका है। लोग कच्चे घरों में रहते हैं, वहाँ जहाँ जन सेवाओं जैसे पानी की निकासी, स्वच्छ पानी, अच्छी सड़कें और बिजली की कोई व्यवस्था नहीं थी। रोशनी का एकमात्र स्रोत गली में लगे सरकारी खंभे थे। वहाँ के ज़्यादातर लोग निरक्षर या अधिकतम 5वीं तक पढ़े थे और श्रमिक, रिक्शा चालक, कचरा बिनने या घरेलू नौकर के कामों से जुड़े थे। हिना की कक्षा में 25 बच्चे थे। उनकी भाषा हिंदी थी, जिनमें उर्दू, गोंडी और मालवी के शब्द शामिल थे। इनमें काफ़ी बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, अगर पढ़ते तो भी थे तो हिज्जे टुकड़े करके, जैसे सत पुड़ा के घने जंगल करके पढ़ते थे। सतपुड़ा के घने जंगल एक कविता है जो मध्य प्रदेश के घने जंगलों के बारे में है। हिना ने इसे 2-3 बार पढ़ा। उसने सतपुड़ा बनाने के लिए मध्य प्रदेश का नक्शा भी इस्तेमाल करा। 4 दिनों में कविता पढ़ाने के उद्देश्य निम्न थे। ठीक है। इन 4 उद्देश्य बनाए उसने और रोज इनको एक दिन के हिसाब से बांट दिया कि पहले क्या है, बच्चों को अपने जंगल के अनुभव बांटने के मौके देना।
बच्चों को चर्चा विधि से कविता समझाने का मौका देना, बच्चों की कविता और भाषा में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहन देना और बच्चों को बोलकर व लिखकर खुद की अभिव्यक्ति का मौका देना। तो पहले दिन दूसरे दिन इसने दिन ऐसे बांटा, और अब यही पहले दिन क्या करा दूसरे दिन क्या करा, इनके ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग उसने काम करा। ठीक है, तो 2 ये लेसन प्लानिंग थे। अब तीसरा है एक वर्ड सिखाना। ठीक है, कहानी का देखा, वन पोयम का देखा, पोम का, अब देखना है हमें वर्ड सिखाने का। लोकेश दिल्ली के देवनगर के सरकारी स्कूल में कक्षा 1 को पढ़ाता है। उसका स्कूल शहर में है, लेकिन वहाँ जो बच्चे आते हैं वे निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर से हैं। ज़्यादातर बच्चों के अभिभावक मजदूर हैं, उनके अपने घर नहीं है। वे वहीं रहते हैं जहाँ पर काम चल रहा होता है, इसलिए जब तक काम चलता है तभी तक वे एक जगह पर रहते हैं। अक्सर वे काम की तलाश में एक शहर से दूसरे शहर में घूमते रहते हैं, इसलिए उनके बच्चे लंबे समय तक एक स्कूल में नहीं जा पाते। वे कम से कम 3-4 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक एक स्कूल में रह पाते हैं, और वे अक्सर स्कूल से छुट्टी भी लेते रहते हैं। लोकेश की कक्षा में 15 बच्चे नामांकित हैं। 5 अन्य बच्चे उनकी कक्षा में हैं जो इन बच्चों के भाई बहन हैं और अनामांकित हैं। इसलिए कक्षा में 1.5 से लेकर 5 से 6 साल तक के 20 बच्चे हैं। हालांकि ये छोटे बच्चे उसकी कक्षा का हिस्सा नहीं है, फिर भी उसे इनके साथ काम करना था। उसकी कक्षा में डेस्क या बेंच नहीं थे, बच्चे दरी पर बैठते थे और कुछ बच्चे टाट की बोरी बिछाने के लिए लेकर आते थे। लोकेश को हिंदी के वर्ण पढ़ाने थे। उसने पहले बच्चों से कक्षा की सारी चीज़ों के नाम पूछे, जैसे पंखा, कुर्सी, कॉपी आदि। उसने बच्चों से चित्र बनवाकर उनके नीचे नाम लिखने का भी अभ्यास कराया था। अगले 4 दिन के उद्देश्य उसके इस प्रकार थे। देखो, संदर्भ के साथ वर्ण सिखाना, कहानी सुनाकर वर्ण की अवधारणा विकसित करना, बच्चों को अपने विचारों को बांटने और अभिव्यक्त करने की जगह देना, उनका शब्द भंडार बढ़ाना। तो पहला दिन क्या था, रा के साथ परिचय, दूसरा दिन का के साथ, तीसरा दिन स और ला के साथ, चौथे दिन दोहराना। तो पहला दिन वही रा के साथ, दूसरा क के साथ, ठीक है, तीसरा सा और ला के साथ, चौथा बच्चे अब 4 वर्ण पहचानने लगे थे, तो लोकेश ने फिर पिछले 3 दिनों में दोहराए गए सारे वर्ड लिख दिए एक साथ, सारे वर्ण। ठीक है, तो इस तरीके से उसने एक लेसन प्लानिंग करी। तो अब तक हम 3 लेसन प्लान देख चुके हैं। अब हम देखेंगे चौथा, राधा की कक्षा। ठीक है, राधा राजस्थान की अटरू ब्लॉक में उच्च प्राथमिक कक्षाओं को अंग्रेजी पढ़ाती है, जो कि गांव और शहर का मिला जुला इलाका है, जहाँ अधिकांश लोग खेती, किराना दुकान, ढाबा और जूते की दुकान आदि काम करते हैं। स्कूल आने वाले बच्चे किसान परिवार के हैं। बच्चे बुवाई और कटाई के समय अभिभावकों की मदद के लिए चले जाते हैं, इसलिए राधा की कक्षा में बच्चे मौसम के हिसाब से ड्रॉप आउट होते थे। राधा कक्षा 8 में 41 बच्चों को पढ़ाती है। वह अक्सर मौका मिलने पर कविताएं कराती है। पिछले 2 दिन से बारिश हो रही है और वे कविता करवाना चाहती है, जिसके उद्देश्य निम्न प्रकार है। कविता में बच्चों की सक्रिय भागीदारी, कविता का मानसिक चित्र बनाने में मदद करना, संदर्भ से उसकी भाषा का विकास करना और अंग्रेजी कविता पढ़ाने में बच्चों का आत्मविश्वास विकसित करना। तो पहले दिन तो देखो वो डिस्कशन करेगी बारिश पे, दूसरे दिन नक्शा बनाएगी, तीसरे दिन विशेषण की समझ, और चौथा क्या है, फिर अभ्यास पर काम करेगी। तो इस तरीके से उसने अपनी एक्टिविटीज़ करी। ठीक है, चित्र एंड ऑल ये सारी चीज़ें उसने करी, बच्चों को प्रीपोजिशन सिखाई उसके थ्रू, और चौथा दिन ये सब करी। तो ये अभी हमने कुछ लेसन प्लानिंग देखी, और अभी हम पढ़ने वाले हैं कि कक्षा में हम कहानी का उपयोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और ये भी एक लेसन प्लान ही है। कौशल फरीदाबाद हरियाणा के बाहरी इलाके में स्थित एक प्राइमरी स्कूल में कक्षा 5 को अंग्रेजी पढ़ाता है। ठीक है, उसकी कक्षा में 25 बच्चे हैं जो निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के हैं। ज़्यादातर बच्चों के अभिभावक दिहाड़ी मजदूरी और गली मोहल्लों में मौसमी चीज़ें बेचने, फेरी लगाने का काम करते हैं, इसलिए कारण ज़्यादातर बच्चों पर घर और भाई बहनों की पूरी जिम्मेदारी होती है। आज कौशल ने हरियाणा पाठ्यपुस्तक का 9वां पाठ पढ़ाने की योजना बनाई। पाठ एक लड़के नरेंद्र के बचपन के बारे में था, जो बड़ा होकर महान व्यक्ति बना। कौशल ने कक्षा में जाने से पहले पाठ पढ़ लिया था। अब देखो, पहले दिन उसने क्या करा, बच्चों का अनुभव जाना, अनुभव पूछा, बताओ क्या है, कैसे नहीं, क्या है, कोई शरारत करता है तो कैसी सज़ा मिलनी चाहिए, सारी चीज़ें। ठीक है, और फिर उसने कुछ एक प्रश्नावली बनाई। आपका नाम क्या है, उम्र क्या है, माता का नाम क्या है, क्या काम करती हैं, पिता का नाम क्या है, क्या काम करते हैं, क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है। ठीक है, तो फिर बच्चों ने नरेंद्र के बारे में, जो नरेंद्र की कहानी सुनानी थी, वो सब करने के लिए बोला। दूसरे दिन फिर अपनी पहले दिन की गतिविधि के बारे में बात करी, मीन्स जो उसने पहले दिन कराया होगा वो, और फिर मुश्किल अंग्रेजी शब्दों का भी उसमें ऐड ऑन करा, नरेंद्र की कहानी दोहराई। फिर तीसरा दिन प्रेजेंटेशन करा, बच्चों के समूह का प्रस्तुतिकरण हुआ। कौशल ने हर समूह को एक नंबर दिया और चिट डालकर प्रस्तुतिकरण करने का निर्णय लिया, मीन्स की डेमोस्ट्रेशन मेथड यूज़ करा, बच्चों से प्रेजेंटेशन करवाई। चौथा दिन क्या है, जो बच्चे वर्ड ढूंढ रहे थे, प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहा था, और वो उनको ब्लैक बोर्ड पर लिखते जा रहा था। इस तरीके से उन्होंने अभ्यास के सारे प्रश्न पूरे करे। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हमने ये जो 5 पढ़े हैं, लेसन प्लानिंग पढ़े, तो इसमें लोगों ने आपने देखा होगा कि कितनी डिफरेंट तरीके से इन्होंने स्ट्रैटेजीज यूज़ करी है।
कहानी के लिए, पोएम के लिए, वर्ण सिखाने के लिए। बट ये क्या था, ये लेसन प्लानिंग थी, क्योंकि लेसन प्लानिंग के थ्रू ना हम काम को इफेक्टिवली बहुत अच्छे से और टाइम से पूरा कर सकते हैं। और देखो ऐसा नहीं था कि किसी भी टीचर को जो पढ़ाया उनको एक ही दिन में एक चैप्टर पूरा कराना था या एक पीरियड। देखो सबको एक पीरियड मिलता है 35 से 40 मिनट, तो टीचर क्या करते हैं कि सोचते हैं एक पीरियड में या ज़्यादा से ज़्यादा 2 पीरियड में उनका चैप्टर पूरा हो जाए। बट नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो उन्होंने एक कहानी को भी, एक पोएम को भी 3 से 4 दिनों तक लंबा खींचा। लंबा खींचा इन द सेंस कि उसमें सिर्फ लैंग्वेज डेवलपमेंट ही थोड़ी ना हो रहा है, बच्चे कितनी सारी स्किल्स भी साथ में सीख रहे हैं, कितने सारे कॉन्सेप्ट उनके अपने आप ही क्लियर होते जा रहे हैं, या बहुत सारी चीज़ें बच्चों को और भी इंटरेक्शन करने का मौका मिल रहा है। क्योंकि लेसन प्लानिंग इज नॉट अबाउट लेसन। जो लेसन प्लान है हमारा सिर्फ लेसन के लिए नहीं है कि लेसन में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, हम लोग वही डिस्कस करें, उसके अलावा कुछ नहीं। नहीं, लेसन प्लानिंग इससे बियॉन्ड है, बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी है। और मुझे नहीं लगता मेरे को आपको कुछ इतना ज़्यादा समझाने की ज़रूरत होगी, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो कि कितनी कितनी सारी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, है ना। प्रेजेंटेशन आ गई, स्पीच आ गई, कितनी सारी चीज़ें टीचर्स ने यूज़ करी, 4 4 5 5 दिन तक खींचा, बच्चों से इंटरेक्शन करा, खुद से इंटरेक्शन करवाया, कितनी सारी आंसर्स बच्चों से फाइंड आउट करे। तो ये है लेसन प्लानिंग, ठीक है। लेसन प्लानिंग ये नहीं है कि बस हम लेसन से प्लानिंग, बच्चों को लेसन पढ़ाना है तो हम लेसन बना ले कि हाँ हमको ऐसे ऐसे पढ़ाना है और बच्चों को पढ़ाना है और क्लास में जाके प्रेजेंट कर दें, है ना। तो ऐसा नहीं होता। लेसन प्लानिंग में हम कितनी ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा सो वो लेसन प्लानिंग होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पोस्टर एवं विज्ञापन। तो पोस्टर एवं विज्ञापन आपको पता है कितने इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो पोस्टर और विज्ञापन अलग अलग होते हैं, ठीक है। विज्ञापन, भाषाई क्षमता के विकास में पोस्टर एवं विज्ञापन काफी उपयोगी है। ये हमारे आसपास की लिखित सामग्री को बड़े सरल एवं रोचक तरीके से पेश करते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षक और बच्चे दोनों के संदर्भ से जुड़े होते हैं, इसलिए बहुत आम है ना। परंतु अब इसे औपचारिक सामग्री नहीं समझा जाता। हम स्कूलों, दुकानों, ऑफिसों, बाजारों में कई तरह के साइन बोर्ड, पोस्टर, विज्ञापन देख सकते हैं। तो अब हमें ये समझना है कि इसको उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, हम अपनी क्लास में कैसे यूज़ करें। क्योंकि दुनिया में तो है पोस्टर और विज्ञापन हर जगह यूज़ कर रहे हैं, पर एज अ टीचर और एज अ वुड बी टीचर वी हैव टू यूज़ दैम। तो हमको अब ये लर्न करना है कि हम इनको यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो पोस्टर या साइन बोर्ड बनाना, तो कक्षा 2 या इससे बड़ी कक्षाओं में बच्चों को उनकी पसंद की चीज़ों और उत्पादों और जगहों के बारे में बात करने और विज्ञापन बनाने के लिए कह सकते हैं। इसमें उनके भाषा के इस्तेमाल की काफ़ी सारी संभावनाएं और सीमाएं हो सकती हैं, इसलिए इसे कक्षा 1 में भी करवाया जा सकता है। वह इसे केवल चित्रों एवं आकृतियों के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। मीन्स कुछ लिखना नहीं है, बट आप चित्र बना करके प्रस्तुत कर सकते हो। अब हमारा ये है कि हम पाठ्य योजना कैसे बनाएं। अभी तक हमने कुछ देख लिया कि पाठ्य योजना क्या होती है, किस तरीके के एग्जाम्पल हैं, ठीक है, और पोस्टर विज्ञापन का क्या है सारी यूज। बट अब हमें देखना है कि हम पाठ्य योजना कैसे बनाएं, ठीक है। तो कक्षा में 2 मुख्य किरदार होते हैं, शिक्षक और बच्चे। दोनों ही ज्ञान का सृजन एवं ग्रहण करने वाले होते हैं। कक्षा में इन दोनों के अलावा और भी घटक होते हैं जो अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं, जैसे पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, परीक्षा, बच्चों के अनुभव, अभिभावकों की अपेक्षाएं आदि। शिक्षक योजना बनाते समय इन घटकों को ध्यान में रखना आवश्यक है। योजना में कठोरता व लचीलेपन का सामंजस्य होना चाहिए। कठोरता शिक्षक को पाठ्य योजना के उद्देश्यों पर बने रहने पर जोर देती है, जबकि लचीलापन उसे वर्तमान कक्षा की जरूरतों और सुझाव को शामिल करने की बात करता है, ठीक है। तो हमारी पाठ्य योजना मीन्स कैसी होनी चाहिए, कठोरता और लचीलेपन दोनों का। जैसे कि हमारा संविधान है, कठोर भी है और लचीला भी है। तो कुछ हमारे संविधान में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कठोर हैं, जो चेंज नहीं हो सकती, और लचीलेपन का भी प्रावधान है कि कुछ चीज़ों पर काम किया जा सकता है। तो सेम हमारी ऐसी लेसन प्लानिंग भी होनी चाहिए कि हम जो फिक्स पॉइंट है, मीन जो होने ही चाहिए, जो योजना के उद्देश्य हैं उन पर हमें रहना चाहिए, योजना के उद्देश्यों से भटकना नहीं चाहिए। और जो लचीलापन है, तो अगर हमें कुछ उसमें चेंज करना है बच्चों के अकॉर्डिंग, बच्चों की एज के अकॉर्डिंग, बच्चों की एज ग्रुप के अकॉर्डिंग, तो हम उसको आराम से कर पाए, ठीक है। यदि समय रहते अपने फोकस पर ध्यान ना दिया जाए तो कक्षा अफरा तफरी में बदल सकती है, ठीक है। इसलिए शिक्षक को अपने दिमाग में एक स्पष्ट उद्देश्य रखना होगा, जो उसे अपनी गतिविधियों को बदल लेने पर भी हमेशा आगे बदलने की दिशा दिखाएगा, ठीक है। तो टीचर को कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं भाई मेरी तो लेसन प्लानिंग बेस्ट है, मैंने हर चीज़ ध्यान में रख के करा है, मेरी लेसन प्लानिंग बहुत अच्छी जाएगी। और ऐसा होता भी है। मान लो कभी कभी हमने बहुत अच्छे से सबसे लेसन प्लानिंग प्रिपेयर करी है, बट हम लेसन जब डिलीवर करते हैं क्लास में तो ऐसा लगता है कि ये तो वर्क ही नहीं कर रहा। तो उस टाइम पे हमको नीड है कि अपनी स्ट्रेटेजीज में कुछ चेंज किया जाए, कुछ चेंज करें। तो जो टीचर है ना, वो अडेप्टेबल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल ले, और जो चीज़ें हो रही है उसको अडेप्ट करें, अडॉप्ट करके उसमें चेंज करें, ठीक है। अपने उद्देश्यों पर ज़्यादा फोकस करने के लिए फायदेमंद होगा कि शिक्षक कुछ चीज़ों को लिख ले जो उन्हें अपनी योजना के सफल क्रियान्वयन में मददगार साबित होगी। आइए देखते हैं कि पाठ्य योजना बनाते समय हमें कितनी बातें
किस विस्तार के साथ शामिल करनी चाहिए। तो ऑब्वियसली कक्षा अवधि है ना, कक्षा अवधि। तो ऑब्वियसली सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए कितना टाइम है, कितने प्रतिदिन है, कितने सप्ताह है, कितना पीरियड है। तो उस टाइम के लिए हमको ध्यान रखना पड़ेगा ताकि उसके अकॉर्डिंग हम अपना टाइम पीरियड बना पाए। सबसे इम्पॉर्टेंट है कक्षा में बच्चों की संख्या एवं उसकी उम्र। हमारा शीर्षक क्या है, पूर्व ज्ञान। ऑब्वियसली जब आते हैं हम पूर्व ज्ञान हम बनाते नहीं थे पूर्व ज्ञान प्रश्न, कि बच्चों से उनसे रिलेटेड पहले के क्वेश्चन पूछते हैं कि जो हम जो पढ़ाने जा रहे हैं तो उससे रिलेटेड बच्चों को कितना पता है कितना नहीं। सो दैट हम एक बेस अपने दिमाग में क्लियर कर लें कि हाँ भाई बच्चों को इतनी चीज़ें पता है और आगे जा करके हम ये उनसे बाकी और चीज़ें पहुंचा सकते हैं उस लेवल तक। सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं, विशेष उद्देश्य क्या है, फिर प्रक्रिया हमारी प्रेजेंटेशन आती है, सुमूल्यांकन आता है, फिर लास्ट में सुझाव यानी फीडबैक, क्या क्या चीज़ें ठीक हो सकती हैं, क्या है क्या नहीं। सो ये सारी चीज़ें ठीक है की लेसन प्लानिंग में हमारी होनी चाहिए। तो देखो इसमें क्या है कि अब पूरी इकाई को पढ़ने व विभिन्न मॉडल शिक्षण योजनाओं को देखने के बाद आपको ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि महिमा को कोटरा के स्कूल में कक्षा 5 को जापान नामक पाठ की योजना कैसे बनानी चाहिए थी। क्योंकि स्टार्टिंग में जो हमने एग्जाम्पल था वो बहुत अच्छा नहीं था बच्चों को पढ़ाने के पर्पज से। उदाहरण के लिए पाठ शुरू करने से पहले महिमा को बच्चों से पूछना चाहिए था क्या कोई बच्चा जापान के बारे में कुछ जानता है। फिर जापान की संस्कृति व त्योहारों के बारे में बातचीत की जा सकती थी। एक नक्शे पर जापान व उसकी राजधानी टोक्यो के बारे में बातचीत करने से भी बच्चों को मदद मिलती। वहाँ के रीति रिवाज, वेशभूषा, खान पान व इकेबाना, फूलों को खास तरह से सजाना जैसे पक्षों पर बातचीत करने से उनके सामने जापान की एक सार्थक छवि बन सकती थी, बट ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो महिमा को अपना लेसन प्लान बहुत अच्छे से करना चाहिए था। ये हमारे चैप्टर का सारांश, चैप्टर जो था ये इतना ही था। और यही है कि पाठ्य योजना में हमें कक्षा में व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ने में मदद करती है। पाठ्य योजना बनाने के हमें बच्चे की प्रकृति, विषय की प्रकृति और कक्षा की परिस्थितियों को समझने की ज़रूरत है। बच्चे की भाषा का निसंकोच उपयोग करने की ज़रूरत है। बच्चों को इंक्लूड करना है, इन्वॉल्व करना है, बच्चे कितने हैं, क्लास में क्या है, उम्र है, सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये चैप्टर में इतना ही था। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी।